YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. As I have started with a series on the sales of good act, and in this series I have discussed certain important questions relating to the sales of good act. Today in this video I am going to discuss about the one of the most important question, that is the doctrine of caveat emptor. That is one of the most important question for the examination point of view. If we talk about the doctrine of caveat emptor, that is related to the buyer's duty to examine the goods. It is generally said that buyers should ensure at the time of purchase that the goods conform to his requirements. If the goods turn out to be defective, then the buyer is responsible to the seller. So this is age-old doctrine of the caveat emptor that is subject to the express as well as implied conditions as well as warranty. As the provisions of Indian law, uh, there are certain exceptions to this rule also. So I will discuss with this doctrine of caveat emptor in detail in this video. If we talk about the doctrine of caveat emptor, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रेता सावधान, इस मतलब क्रेता सावधान का ये जो सिद्धांत है ये जनरली वस्तु विक्रय के संबंध में लागू होता है, जिसका अर्थ ये होता है कि वस्तु क्रय करते समय क्रेता को अपने हित का स्वयं ध्यान रखना चाहिए। जब भी क्रेता एवं विक्रेता में किसी माल को बेचने एवं खरीदने का समझौता होता है तो क्रेता को यह कर्तव्य होता है कि वो जिस माल को वो खरीदने जा रहा है उसके गुण दोष उपयोगिता अनुपयोगिता के संबंध में पूरा परीक्षण कर ले, जांच कर ले। और विक्रेता का यह कर्तव्य नहीं है कि वो क्रेता को वस्तु जो दे रहा है वो उसके दोष को बताए। क्रेता को स्वयं सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी वो वस्तु खरीदता है वो सावधानी को बरतने का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज रिलेटेड टू द बायर। विक्रेता अपनी वस्तु के दोष बताने के लिए बाध्य नहीं होता। संक्षेप में हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी क्रेता विक्रेता से माल के संदर्भ में कुछ पूछताछ नहीं करता तो विक्रेता माल के गुण दोषों को बताने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ पर क्रेता की ये ड्यूटी होती है कि वो क्रय करते समय अपने हित का स्वयं ध्यान रखे, वो वस्तु के गुण दोष उपयोगिता संबंधी सभी उसके संबंध में पूरी जांच कर ले इससे पहले कि वो वस्तु को खरीदे। वस्तु विक्रेता का जो अधिनियम है ये आप सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट इसके ऊपर लागू होता है। सेक्शन 16 ऑफ द सेल्स ऑफ गुड एक्ट डिस्क्राइब्स अबाउट द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। इट जनरली सेज दैट जब भी कोई वस्तु विक्रय अनुबंध में होता है तो वहां पर हस्तांतरित की गई जो वस्तु होती है उसके गुण एवं विशिष्ट आवश्यकता के लिए उपयोगिता के संबंध में कोई भी इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं होती। अर्थात विक्रेता क्रेता को अपनी वस्तु बेचते समय वस्तु के गुण या उपयोगिता के संदर्भ में कोई भी किसी भी प्रकार का इम्प्लाइड कंडीशन या वारंटी नहीं देता और इस संबंध में वहां पे उसकी जांच करना क्रेता का कर्तव्य होता है। इस संबंध में संपूर्ण जोखिम क्रेता का ही होगा यदि वो जांच नहीं करता। परंतु यहाँ पर जो ये जो नियम बताया गया है क्रेता सावधान का, इसके संबंध में कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। ये कहा जाता है कि इसके संबंध में ये नियम तब लागू नहीं होता, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्प्टर। तो क्रेता सावधान का ये जो सिद्धांत है कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होता। जो सेक्शन 16 के क्लोज 1 से लेकर क्लोज 4 तक जो सेल्स ऑफ गुड एक्ट के हैं उसके अंदर इसके अपवादों के बारे में डिस्कस किया गया है। सबसे पहला यदि हम अपवाद की बात करते हैं, गुण एवं उपयोगिता के संदर्भ में जो इम्प्लाइड कंडीशन होती है, यदि वहां पर ऐसा कुछ है तो यदि क्रेता माल खरीदते समय विक्रेता को ये स्पष्ट कर दे कि वो किस उद्देश्य के लिए वस्तु खरीदना चाहता है तो उसका अर्थ ये माना जाएगा कि विक्रेता के विवेक पर विश्वास करके वो वस्तु खरीद रहा है। यहाँ पर ये जो शर्त है वो छिपी है कि वस्तु क्रेता की आवश्यकता को पूरी करने वाली होनी चाहिए। अर्थात क्रेता वस्तु के अनुबंध को समाप्त करने एवं क्षतिपूर्ति के लिए विक्रेता पर वाद प्रस्तुत कर सकता है यदि वहां पर वो उस आवश्यकता को पूरी नहीं करता जिस आवश्यकता के लिए वो वस्तु खरीद रहा है। If we talk about the second exception to this doctrine, that is the sales of good act by description, means विवरण द्वारा बिक्री, सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन। यदि क्रेता ने क्रय करने से पहले वस्तु को कभी नहीं देखा तथा विक्रेता द्वारा दिए गए विवरण से वो प्रभावित होकर वस्तु खरीद रहा है तो वस्तु विवरण के मेल खानी चाहिए। जो वस्तु जो भी वो खरीदेगा वो जो विवरण उसे जानकारी में है उससे वो मेल खाना चाहिए। ऐसी दशा में विक्रेता उस वस्तु के गुणों के लिए बाध्य है। थर्ड वन इज दैट इज इन केस ऑफ फ्रॉड। यहाँ पे जो फ्रॉड के जो केसेस होते हैं जब फ्रॉड किया जाता है तो ऐसे केसेस में भी विक्रेता सावधान का जो नियम है वो लागू नहीं होता। यदि विक्रय अनुबंध में विक्रेता ने कपट
में रीति अपनाई है, कपट का तरीका अपनाया है, फ्रॉड अपनाया है, तो क्रेता की सहमति प्राप्त की है, तो विक्रेता वस्तु के गुण एवं उपयोगिता के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा तथा ऐसी सभी हानियों की पूर्ति के लिए बाध्य भी होगा जो क्रेता को वस्तु से के प्रयोग से हुई है। एंड द लास्ट एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्राइन इज लेटेंट डिफेक्ट, मतलब असाधारण दोष, छिपा हुआ दोष। यदि वस्तु में कुछ ऐसा दोष है जिन्हें साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति उपयुक्त परीक्षण के पश्चात भी नहीं जान सकता, तो ऐसे सभी दोषों के लिए विक्रेता उत्तरदायी होगा। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में क्रेता सावधान का जो नियम है, कैविएट एम्पटर का जो सिद्धांत है, वो लागू नहीं होगा। तो दीज आर द सर्टेन एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डॉक्ट्राइन ऑफ कैविएट एम्पटर है, दैट इज बेस्ड ऑन द लैटिन मैक्सिम, दैट इज कैविएट एम्पटर मीन्स लेट द बायर बी वेयर, मतलब बायर को सावधान रहने की जरूरत है। दैट इज टू से बायर मस्ट टेक केयर वाइल परचेजिंग द स्पेसिफिक गुड्स लाइक द हॉर्स और a picture upon which the buyer can and usually does exercise his judgment. This rule applies in the case where the buyer voluntarily chooses what he buys. It applies also wherever by usage or otherwise it is the term of the contract that is expressed or implied that the buyer shall not rely on the skill and the judgment of the seller. This means doctrine of caveat emptor owes its origin to the times when the nearly all sales took place in the open market and the buyer and the seller come face to face and the seller exhibits his wares and the buyer examines them and brought them if he likes. बायर उसके सामने वो वस्तु लेके आएगा, यदि वो पसंद होगी तो वो खरीद लेगा। उसके लिए बायर को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि वहाँ पे जो वस्तु बेची जा रही है वो एक ओपन मार्केट में वस्तु बेची जा रही है और वहाँ पे बायर और सेलर जो वो फेस टू फेस है, तो वहाँ पे उसको ये क्रेता की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस वस्तु के गुण दोष के बारे में पूरी तरह से परीक्षण कर ले इससे पहले कि वो वस्तु को खरीदे। We have told there are certain exceptions to the doctrine of caveat emptor that is described in the section 16 of the Sales of Good Act. As I have told, first exception to this doctrine is implied condition as to the fitness for the buyer's purpose. According to section 16 clause 1, where the buyer expressly or by implication makes known to the seller the particular purpose for which goods are required, so as to show that the buyer relies on the seller's skill and the judgment and the goods are of the description which it is in the course of seller's business to supply, whether he is manufacturer or the producer or not, there is an implied condition that the goods shall be reasonably fit for the purpose for which he is buying. This means for this exception there is essential condition that the buyer should make known to the seller the particular purpose for which the goods are required, and the buyer should rely on the seller's skill and the judgment, and the goods must be of the description which is it is the course of seller's business to supply. जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पहली जो एक्सेप्शन है वो यही कह रही है कि यदि बायर अपने पर्पस के बारे में बता देता है सेलर को कि भी मेरे को इस पार्टिकुलर पर्पस के लिए वस्तु चाहिए, और वहाँ पर वो बायर जो है वो सेलर की स्किल पर जजमेंट पर रिलाई करता है, उसके आधार पर वो वस्तु खरीदता है, और वहाँ पे जो गुड्स खरीदे गए हैं वो जो कि वो तो उसी आधार उसी पर्पस को पूरा करना चाहिए जिस पर्पस के लिए बायर ने उसे कहा था। यदि वो उस पर्पस को पूरा नहीं कर रहे, नेचुरली वहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। आप इसके लिए केस लीजिए, दैट इज द केस ऑफ ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स। इन दिस केस द प्लेंटिफ डॉक्टर परचेज फ्रॉम ए रिटेलर 2 वूलन अंडरवियर्स manufactured by the defendant. Next day, after wearing the underwear, he became ill. His illness was diagnosed by the doctor that was caused by the chemical irritant, which the defendant had negligently omitted to remove in the process of manufacture. It was held that implied condition to the fitness for the buyer's purpose was broken, as the purpose for which the goods was required was impliedly known to the seller. जैसा कि मैंने आपको बताया, जो ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन निटिंग मिल्स की का जो केस है, इसके अंदर जो प्लेंटिफ है वो 2 वोलन के जो अंडर पैंट्स वो खरीद के लाता है, जिसके अंदर जब वो पहनता है तो उसके पहनने के बाद उसकी स्किन पर एलर्जी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाता है। और जब डॉक्टर उसे डायग्नोस करता है तो वो ये पाया जाता है कि वो जो अंडर गारमेंट जो वो खरीद के लाया था, जो जिन्हें उन्हें पहना था, उसके अंदर कुछ ऐसा केमिकल लगा हुआ था जो नुकसान पहुंचा सकता था, और वो मैन्युफैक्चर के समय उसको वो हटाना भूल गए थे। डिफेंडेंट जो थे वो उसको हटाना भूल गए थे, जिसकी वजह से बायर को नुकसान पहुंचा।
और यहाँ पे जो कंडीशन है फिटनेस की, क्योंकि जो बायर का जो पर्पस था वो उस नेकर को पहनना था नेचुरली, कि वो जो पहनने के लिए उसको यूज करने के लिए लेके गया है, और वहाँ पे जैसे ही उसने पहना वो जो उसके लिए वो जो पर्पस था वो सॉल्व नहीं कर पाए, उसको पहनते ही उसकी जो बॉडी थी उसके अंदर एलर्जी हो गई। एंड द इम्प्लाइड कंडीशन वाज ब्रोकन। यहाँ पे ये कहा गया कि ये जो इम्प्लाइड कंडीशन थी, क्योंकि एक इम्प्लाइड कंडीशन थी कि एज टू द फिटनेस, वहाँ पे वो फिटनेस मतलब को वो सोल्व मतलब पर्पज जो है बायर का जो पर्पज है उसको वो सोल्व करना चाहिए, उसके हिसाब से होने चाहिए, परंतु ऐसा नहीं था। तो दिस हेंस इट वाज रिक्वायर्ड दैट इम्प्लाइड कंडीशन वाज ब्रोकन बाय द सेलर, दैट्स व्हाई ही वाज लायबल टू कंपनसेट टू द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर जो सेलर था वो उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, ये कहा गया। Hence, the seller was held responsible to the buyer to compensate for the same. And the next case in this series, that is the Manchester Linears Limited versus Red Limited. In this case, the plaintiff ordered coal specifically for their ship, Manchester, whose natural draught furnaces required special coal, and the coal supplied to them was fit for many steamers, but not for the Manchester. And the plaintiff was allowed to reject the coal. यहाँ पे जो प्लेंटिफ था उसने एक मैनचेस्टर के लिए जो शिप थी उसके लिए उसने कोल को ऑर्डर किया, और वहाँ पे जो कोल उसे प्रोवाइड कराया गया वो कोल जो था वो उस पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहा था, इसलिए ये कहा गया कि जो प्लेंटिफ है वो उसको रिजेक्ट कर सकता है, जो कोल का जो ऑर्डर था, जो ऑर्डर उसने लिया था उसको वो वापस कर सकता है, क्योंकि वो उसके पर्पस को सॉल्व नहीं कर रहे। तो दिस मीन्स देर इज, यदि कोई किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इम्प्लाइड कंडीशन पाई जाती है कि वो उस पर्पस को, यदि वहाँ पे जो बायर है सेलर को अपना पर्पस बता देता है और वहाँ पे बायर जो वो उसके स्किल पे उसके जजमेंट पे रिलाई करता है, तो नेचुरली वो उस पर्पस को सोल्व करना चाहिए। यदि वो पर्पस को पूरा नहीं कर रहा, वो जो गुड्स है वो उसके पर्पस को पूरा नहीं कर रहे, तो देन यहाँ पे जो रूल ऑफ कैविएट एम्पटर है दैट विल नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। एंड द सेकेंड एक्सेप्शन टू दिस डॉक्ट्राइन दैट इज इम्प्लाइड कंडीशन एज टू mercantile quality. This means according to section 16 clause 2, a dealer who sells goods description is bound to deliver the goods of mercantile quality. मीन्स यहाँ पे जो सेलर है यदि किसी एक पर्टिकुलर व्यापार मतलब क्वालिटी के गुड्स प्रोवाइड करने वाला व्यापारी है, तो ऐसी कंडीशन में उससे यही हम आशा करेंगे कि वो जो गुड्स वो देगा वो उसी डिस्क्रिप्शन से मैच खाएंगे जिसका वो व्यापारी है। As per section 16 clause 2, where the goods are brought by description from the seller who deals in goods of that description, whether he is the manufacturer or the producer or not, there is an implied condition that the goods shall be of mercantile quality. वो जो गुड्स है वो उस मर्केंटेबल क्वालिटी के होने चाहिए, यदि वो नहीं है तो नेचुरली वहाँ पे जो रूल ऑफ कैविएट एम्पटर है दैट विल नॉट अप्लाई, वो अप्लाई नहीं होगा एज पर सेक्शन 16 क्लॉज 2। एंड देन if we talk about the mercantile quality, this means if the goods are purchased for self use, then they must be reasonably fit for the purpose for which they are generally used. There is a case that is Priest versus के नाम से जो केस है। In this case the plaintiff brought a hot water bottle which is ordinarily used for the application of heat to the human body, and the bottle burst, scalding the plaintiff's wife. The seller was held liable. And the second case in this series, that is Frost versus Alestri Dairy Company Limited. In this case, the milk supplied by a dairyist was contaminated with the germs of typhoid fever, and the plaintiff's wife was infected and died because of it. And the milk dealer was held responsible for the damages. He was liable for the damages. तो these are the certain exceptions. यहाँ पे मैंने आपको एक्सेप्शन बताई है कि जिसके अंदर आपका जो रूल ऑफ कैविएट एम्पटर है वो अप्लाई नहीं हो पाएगा। मीन्स वहाँ पे जो गुड्स है यदि वो मर्केंटेबल क्वालिटी के नहीं है तो ऐसी कंडीशन में रूल ऑफ कैविएट एम्पटर विल नॉट अप्लाई। इन दिस सीरीज थर्ड एक्सेप्शन दैट इज द इम्प्लाइड कंडीशन इन द वारंटी अनेक्स्ड बाय द यूसेज ऑफ द ट्रेड। Section 16 clause 3 says that an implied warranty or the condition as to the quality or the fitness for a particular purpose may be annexed by the usage of trade. It has long been settled that in commercial transactions, extrinsic evidence of the custom and usage is admissible to written contracts in matters with respect to which they are silent, and this is because the parties to the contract with reference to those known uses. And the last exception in this series, that is an express condition of the warranty does not negative an implied condition of warranty. Means the parties are free to include any express condition or the warranty in their contract,
But an express warranty of the condition does not negative a warranty of the condition implied by the act unless the express terms are inconsistent with the implied conditions. For example, Bombay Burma Trading Corporation versus Aga Mohammed. In this case, the sleepers supplied to a railway company were required to be approved by its experts. It was held that they did not exclude the implied condition of the mercantableness. This means these are the certain exceptions to the doctrine of caveat emptor where the rule of caveat emptor will not apply. These are described under section 16 clause 1, 16 clause 2, 16 clause 3 and 16 clause 4. Hence, we can conclude from all these that nowadays the exception to the rule of caveat emptor has become more prominent than before. Explaining their importance, Justice Jones and Bright has said that in modern times the rule of caveat emptor, because of their exceptions, has become the rule of caveat venditor. And this statement appears to be more suitable and appropriate in the light of modern business. Hence, this was all about the rule of caveat emptor, and that is one of the most important questions for the examination point of view. If you have any doubt, then you must put down in the comment section. And don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.